Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadhi More English School. So today I am going to start the explanation of ninth chapter, last phase of struggle for independence, second part. Okay. So till here, do you know inspirational account of brave children? We have completed in our last lecture. Okay. So I'm going to start from here. Underground movement. At the end of 1942, the public movement got a new turn. The leadership of this movement went into hand of socialist young socialist एक्टिविस्ट जयप्रकाश नारायण. ओके. सो अब देखो ये जो अंडरग्राउंड मूवमेंट है, तो जब 1942 एंड हो रहा था है ना, तो ये जो पब्लिक मूवमेंट था, मतलब ये जो मूवमेंट था, उसको क्या मिला, एक न्यू टर्न मिला. क्यों न्यू टर्न मिला? क्योंकि इसकी जो लीडरशिप थी, तो वो किसके हैंड में चले गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट थे, एक्टिविस्ट पर्सन थे, जयप्रकाश नारायण, उनके हाथ में चले गई थी. और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, छोटूभाई, प्रणिक, अच्युतराव, पटवर्धन, अरुणा असफ अली, यूसुफ मेहर अली, सुचेता कृपलानी, एस.एम. जोशी, शिरोभाव लिमाये, एन.जी. गौर, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटिल, मंगललाल बंगड़ी, हाँ, उषा मेहता, सच लीडर वेंट इन द फोरफ्रंट. मतलब देखो ये जो मूवमेंट था, इसकी लीडरशिप किसके पास चली गई, मतलब ये जो पीपल्स के नेम बताए गए हैं ना, तो इन लोग के पास चले गए. मतलब ये सारे जो पीपल्स थे वो सबसे आगे दिखाई देते थे. The activists disrupted the transport and communication as well as the government machinery by causing the breakdown of railway routes, cutting of telephone line, blowing up bridges, etc. ये सब देखो जो पहले जो सोशल वर्कर थे है ना, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन लोगों ने क्या किया था, बहुत ब्रिटिश के अगेंस्ट में बहुत बड़े स्टैंड ले लिया था. उन लोगों के जो जो भी गवर्नमेंट ऑफिस थे, और जो भी मतलब बिल्डिंग्स थे उन लोगों की, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे, ये सबको डैमेज कर दिया था ना, कोलैप्स कर दिया था. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी गवर्नमेंट को. मतलब गवर्नमेंट का जो बैकबोन था ऑब्वियसली वो खराब हो गया था, टूट गया था, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से. ओके. द एक्टिविटी डिस्टर्बेड द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया था और कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया था एज अ गवर्नमेंट मशीनरी. ओके. सो बाय कॉजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द रेलवे रूट्स, कटिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से जो जो चीज़ें किया गया था नुकसान उठाए पे. द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज सीन ऑल ओवर द इंडिया, मतलब ये जो मूवमेंट का इम्पैक्ट हुआ था ये पूरे वर्ल्ड में दिखाई देने लग गया था. हेमू कलानी ऑफ सिंध प्रोविंस. ओके. सो ये मूवमेंट का जो इम्पैक्ट था वो ऑल ओवर द इंडिया में दिखाई दे रहा था. हेमू कलानी इन सिंध प्रोविंस tried to destroy the railway along with his companion when he received the news of passing of a railway carrying British troops and supplies. Yes. अब ये जो हेमू कलानी है, राइट, तो इन्होंने क्या किया, ये कौन से प्रोविंस में थे? हम्म. अब ये हेमू कलानी जो है वो सिंध प्रोविंस से बिलोंग करते थे. ओके. तो उन्होंने क्या किए थे, मतलब जो रेलवे उनके साइड आ रही थी, तो उन्होंने भी क्या सोचा, उन्होंने ट्राई किया कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे क्या, रेलवे को, रेलवे ट्रैक को. ओके. जो कई और से उनके साइड आ रही थी, मतलब उनके प्रोविंस में आ रही थी, तो क्यों डिस्ट्रॉय, मतलब रेलवे को तो डिस्ट्रॉय करेंगे, प्लस उसके साथ जो भी कंपेनियन है उसमें, मतलब जो भी है पीपल्स, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट. लेकिन क्यों, मतलब उनको क्या रीज़न क्या था इसके पीछे? उनको ये न्यूज़ मिली थी क्या, मतलब वो जो रेलवे पास हो रही है, तो उसमें क्या है, ब्रिटिश ट्रूप, जो ब्रिटिश के हथियार विथियार होते हैं ना वो थे, और कुछ सप्लाईज थे उसके अंदर, तो इसकी वजह से वो उसको क्या करना चाहते थे, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. ओके. द कोर्ट पनिश्ड हिम टू बी हैंग टू रेडियस, लेकिन जब मतलब उन्होंने ये सब कर लिए,
तो कोर्ट ने क्या किया, उनको ऑफिस से पकड़ लिया, पकड़ने के बाद उनको क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी, उनको हैंग कर दिया। ओके। Bhai Kotwal's Azad Dasta in Karjat Taluka of modern day of Raigad district, General Awaris Lal Sena in Nagpur. Such group made the government helpless and witless for months. Yes, अब देखो यहाँ पे भाई कोतवाल आज़ाद दस्ता इन करजत तालुका, मतलब ये करजत तालुका में इन लोग ने ये स्टार्ट किया है ना। और जब जैसे मतलब ये प्लेस कभी बोला जाता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है मतलब ये। और जनरल अवारी लाल सेना, ये कहाँ पे हुआ था स्टार्ट, नागपुर में स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये सारे ग्रुप से स्टार्ट हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट थी वो क्या हो गई थी, टोटली हेल्पलेस हो गई थी और वीटलेस हो गई थी कुछ मंथ के लिए। So in Mumbai, Vittal Zaveri, Usha Mehta and her companions established a secret transmission center named Azad Radio. Yes, तो अब मुंबई में क्या हुआ था, जो विट्ठल जवेरी है और उषा मेहता और उनके जो कंपेनियंस हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में जो कलीग्स हैं उनके, तो उन लोगों ने मिलकर एक सीक्रेट ट्रांसमिशन बनाया था, मतलब जिससे वो अपने मैसेज पास कर सके, है ना, थ्रू रेडियो। तो ऐसा उन्होंने सीक्रेट ट्रांसमिशन बनाया था और जिसका नेम किया था उन्होंने आज़ाद रेडियो। ओके। Patriotic songs were sung on it. News of agitation in the country were broadcasted on it. Yes, मतलब वो रेडियो का जो चैनल था आज़ाद रेडियो, तो उसके ऊपर उन लोग क्या सुनाते थे, फर्स्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स जो होते थे वो भी सुनाते थे। और सेकंड जो न्यूज़ होती थी रिगार्डिंग एगिटेशन, मतलब कंट्री में क्या कहाँ का एगिटेशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी वो जो न्यूज़ उनको मिलती थी उसको ब्रॉडकास्ट किया जाता था। ओके। प्लस पैट्रियोटिक स्पीचेस वो भी वो टेलीकास्ट करते थे। This gave encouragement to the agitators. Such transmission center operated at Kolkata, Delhi, Pune for some period of time. Yes, अब obviously ये चीज़ें होने के बाद जो एडिटेटर्स थे उन लोगों को क्या मिलता था, एक तरीके की encouragement मिलती थी उनके काम, जो भी वो काम करते थे। obviously अभी जैसे आप भी अच्छा वर्क कर रहे हो, आपको जब मैं अगर encourage कर रही हूँ, मतलब आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ, है ना, तो आप और अच्छे से वो काम करोगे। तो वैसे ये मतलब वो उनके काम, उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको टेलीकास्ट होने के बाद या फिर उसको ब्रॉडकास्ट होने के बाद इन लोगों को क्या मिलती थी, एगिटेटर्स को एक तरह का एनकरेज मिलता था। और ये जो ट्रांसमिशन था इसके अलग अलग जगह पे भी क्या बने थे, सेंटर्स बनाए गए थे, मतलब इसको अलग अलग जगह से ऑपरेट किया जाता था, जैसे कोलकाता, दिल्ली, पुणे, बट ड्यूरिंग फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। ओके। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट। At some places in the country, British officers were driven out and the people government was established. Yes. अब देखो ऐसे कुछ प्लेसेस है हमारी कंट्री में जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट वे ड्राइविंग आउट, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो क्या हो गए थे, ड्राइविंग आउट हो गए थे। इस वजह से क्या की थी पीपल्स ने, एंड द पीपल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश, और उसकी वजह से जो पीपल्स गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश हो गया था। ओके। यस, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ड्राइविंग आउट मीन मतलब वो चला गया था वहाँ से, मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स थे, ऐसे प्लेसेस है हमारी कंट्री में, ऐसे प्लेसेस थे हमारी कंट्री में जहाँ पे क्या हुआ था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो ड्राइविंग आउट मतलब चले गए थे वहाँ से। ओके। तो इसकी वजह से वहाँ पे किसका पावर स्टार्ट हो गया था, पीपल गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। ओके। दिस आर कॉल्ड पैरेलल गवर्नमेंट, और ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी पीपल गवर्नमेंट, तो उसे बोला जाता था पैरेलल गवर्नमेंट। ओके। पैरेलल गवर्नमेंट वेयर फॉर्म इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर इन बंगाल, बलिया इन आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एंड पूर्णिया इन बिहार। यस, अब ये जो पैरेलल गवर्नमेंट है ये कहाँ पे फॉर्म हुए थे हमारी कंट्री में, फर्स्टली इट वाज फॉर्म इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिर्जापुर इन बंगाल। ओके। यहाँ पे फॉर्म हुए थे, देन आफ्टरवर्ड इट वाज फॉर्म इन बालिया आजमगढ़। ओके, बालिया आजमगढ़ इन उत्तर प्रदेश एंड लास्टली इट फॉर्म्ड इन पूर्णिया इन बिहार। ओके, मतलब यहाँ ये स्टेट में ये जो गवर्नमेंट था पैरेलल गवर्नमेंट ये स्टार्ट हुआ था। ओके। In Satara district of Maharashtra in 1942, Kranti Singh Nana Patil brought an end of the British to the British government and established parallel government. Yes, अब देखो जैसे ही क्या हुआ था, अब देखो ये इतने डिस्ट्रिक्ट में तो स्टार्ट हो गया था पैरेलल गवर्नमेंट है। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब पीपल की गवर्नमेंट, हमारी खुद की गवर्नमेंट है ना। ये स्टार्ट हो गया था क्यों, क्योंकि वहाँ से जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो चले गए थे इसकी वजह से। और ये जो सातारा के यहाँ पे बताया हुआ है, सातारा डिस्ट्रिक्ट मतलब सॉरी महाराष्ट्र में जो सातारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे 1942 में क्या हुआ था, जो क्रांति सिंह नाना पाटिल थे तो उन्होंने क्या किया था, वहाँ का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसको एंड कर दिया था उन्होंने, और वहाँ पर उन्होंने स्टैब्लिश किया थी पैरेलल गवर्नमेंट की।
मतलब स्लोली स्लोली क्या हो रहा था, मतलब ऑब्वियसली जो ब्रिटिश थे वो भी एक तरीके से उन्होंने भी गिव अप कर दिया था, वो भी हार गए थे इंडियन का इतना स्ट्रगल देखकर, उनका इतना हार्डवर्क देखकर। तो उन लोग भी वहाँ से चले जा रहे थे, और जो नहीं जा रहे थे तो उनको जो अदर इंडियन पीपल जो थे उनके अंदर भी डेयरिंग आ गई थी। तो वो अपनी मतलब डेयरिंग से, अपनी पावर से वो गवर्नमेंट को, वहाँ की एक पर्टिकुलर एरिया के या फिर एक स्टेट की गवर्नमेंट को मतलब क्या कर रहे थे, डिफीट कर दे रहे थे, हरा दे रहे थे, और वहाँ पर अपना खुद का पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट कर दे रहे थे। At Kundal, under the leadership of Kranti Grani, D.N. alias Babu, led तूफान सेना was established. Yes, अब देखो क्या हुआ है एट कुंडल। कुंडल में क्या हुआ था, मतलब जो इनके अंडर में, मतलब ये जो क्रांति सिंह नाना पाटिल थे, इनके अंडर में एक पर्सन थे, ओके, जीडी आलियास बापू, है ना। तो इन्होंने क्या स्टार्ट की थी, तूफान सेना इस्टेब्लिश की थी, ओके। सो थ्रू इट्स मीडियम कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, punishment to criminals, such work was done by the parallel government. Yes, अब ये जो उन्होंने फॉर्म किया था, क्या फॉर्म किया था, तूफान सेना, है ना। तो इसके थ्रू क्या होता था, मतलब जो भी कलेक्शन होता था टैक्सेस का, वो फिर जो मेंटेनेंस होते थे, लॉ के जो मेंटेनेंस होते थे, ऑर्डर के, और फिर पनिशमेंट, जो जो क्रिमिनल्स होते थे, जो क्राइम करते थे, तो उनको कैसे पनिश करना है ये देखा जाता था। प्लस मतलब यही सारे वर्क कहाँ पे देखे जाते थे, पैरेलल गवर्नमेंट में देखे जाते थे। फर्स्ट टैक्सेशन, जो टैक्सेस लगाए जाते थे मतलब कोई प्रोडक्ट के ऊपर, वो उसको कलेक्ट करना, और किस तरीके से उसको कलेक्ट करना है वो टैक्सेस को, और फिर मेंटेनेंस, लॉ और ऑर्डर के मेंटेनेंस देखना, फिर प्लस पनिशमेंट देना क्रिमिनल्स को, ये सब कहाँ होता था, पैरेलल गवर्नमेंट के अंडर में होता था, मतलब उनके थ्रू होता था पैरेलल गवर्नमेंट। सो पीपल स्टार्टेड accepting the verdict passed by the people's court appointed by the parallel government. Yes, अब जो people थे वो जो people थे उन्होंने क्या स्टार्ट किया, मतलब वो लोग भी ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर लिए थे उन्होंने, जो पास हुई थी, ओके। और जो पीपल्स का गवर्नमेंट, जो पीपल्स का कोड फॉर्म हुआ था, है ना, तो उसके थ्रू, मतलब उसके थ्रू जो अपॉइंट, मतलब पैरेलल गवर्नमेंट के थ्रू जो अपॉइंट किया जाता था। यस, मतलब देखो जो पहले गवर्नमेंट जो अपॉइंट करते थे पीपल्स कोर्ट, है ना, तो वो जो लोग थे हमारे कंट्री के, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, करे थे उन लोगों ने। Opposition to moneylender, prohibition on liquor, spread of literacy, opposition to caste distinction, many such constructive work was done by this government. Yes, अब ये जो पैरेलल गवर्नमेंट थे, तो उन लोगों ने बहुत सारा और बहुत अच्छा अच्छा वर्क किया था। जैसे अपोजिशन ऑफ मनी लैंडर, जो मनी लैंडर्स थे, है ना, तो उन लोगों के अपोजिशन में थे ये। प्लस प्रोहिबिशन ऑन लिक्विड, मतलब जो ड्रिंक व्रिंक होती थी उसके उसको प्रोहिबिट करवा दिया था, उसको बंद करवा दिया था। फिर स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, उन्होंने हर जगह पे क्या स्प्रेड कर दी थी, लिटरेसी को स्प्रेड कर दिए थे। फिर ये अपोजिशन में थे किस चीज़ के, जो कास्ट डिस्ट्रिक्शन होता था, जैसे ये अपर कास्ट का, ये लोअर कास्ट का, इसके अगेंस्ट में थे, ओके। मतलब ये इन्होंने ये सारा एक अच्छा काम किया था पैरेलल गवर्नमेंट ने। ड्यू टू इट द पैरेलल गवर्नमेंट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द पब्लिक। ऑब्वियसली ये उनके ये सारे वर्क की वजह से जो पैरेलल गवर्नमेंट थी वो क्या बन गया था, एक सोर्स बन गया था इंस्पिरेशन का पब्लिक के बीच में। Now look at this picture. This is a picture of Aruna Asif Ali, and this is a Achutra Padvardhan, and this one क्रांति सिंह, जिनके बारे में हम पढ़ रहे, जिन्होंने स्टार्ट किए, है ना। इन्होंने स्टार्ट किया था ना पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट फर्स्ट, उसका नेम, मतलब वो उसका नेम क्या था, पीपल्स गवर्नमेंट, है ना। फिर उसे क्या बोला जाता है, पैरेलल गवर्नमेंट बोला बोला गया था। तो वो स्टार्ट किसने किया था, दिस पर्सन हु स्टार्टेड दिस पैरेलल गवर्नमेंट, क्रांति सिंह नाना पाटिल, ओके। दिस इज द पिक्चर ऑफ हिम। नाउ कम टू हियर इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ओके। In 1942, movement took up the form of a nationwide agitation to fulfill the objective of gaining independence. Lack of Indians made unlimited sacrifices. Yes, अब जब ये 1942 अ, मतलब यस, जब 1942 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, है ना, तो वो मतलब पूरा नेशन वाइड स्प्रेड हो गया था, मतलब नेशन वाइड एगिटेशन किया गया था वो, मतलब उसका एक तरीके से फॉर्म का, मतलब ये जो मूवमेंट था तो उसने कैसी प्लेस ले लिया था,
मतलब ये नेशन वाइड एक एगिटेशन फॉर्म हो गया था। ओके, और इसकी वजह से क्या हो रहा था, मतलब टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए ऐसे बहुत सारे हमारी कंट्री के पीपल्स है जिन्होंने मतलब अनलिमिटेड सेक्रीफाइसेस किए, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं रही सेक्रीफाइस करेंगे। मतलब बहुत सारे जो लोग थे ना, उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया फॉर अवर इंडिपेंडेंस, है ना। हमारे इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो ऐसे बिना ही सोचे समझे वो क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए। बहुत सारे लैक ऑफ इंडियन पीपल। ओके, many sacrificed their lives. The number of people participating in the struggle was so huge that even all the prison in the whole of the country were not enough to contain them. Yes, so the number of people participating in the struggle was so huge that even all the prison in the world of the country were not enough to contain them. जैसे मतलब देखो, इतने सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट थे, मतलब जो भी फाइटिंग चल रही थी, मतलब जो हमारा स्ट्रगल चल रहा था हमारे कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाने का, तो स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेटेड थे, है ना। जबकि बहुत सारे ऐसे प्रिजन्स थे, ऐसे कैदी थे जो कि मतलब शामिल नहीं हो पाए थे ये चीज़ में। मतलब ये जो टाइम चल रहा था, मतलब जो स्ट्रगल का टाइम चल रहा था, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट में जो भी हम लोग ने जो कुछ भी किए थे, तो वो टाइम पे थे बहुत सारे लोग थे जो एज ए प्रिजन जेल में थे, है ना। तो वो लोग कंटेन नहीं कर पाए थे, मतलब ये लोगों को शामिल नहीं कर पाए थे, मतलब वो शामिल नहीं हो पाए थे इन लोगों के साथ। द पेट्रोटिक सॉन्ग कंपोज बाय साने गुरुजी, Rashtrasan Tukhroji Maharaja and other inquiries and enthusiasms of the agitators. Yes, अब इसे देखो बहुत सारे patriotic songs वो compose किए गए थे by साने गुरुजी, राष्ट्रसन तुकरोजी महाराज एंड अदर ओके, मतलब ये तो बहुत सारे जो संत थे उन लोगों ने क्या किए थे, कंपोज किए थे बहुत बहुत सारे पेट्रोटिक सॉन्ग। किसके लिए? जो एगिटेटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दिया या फिर जो फाइट कर रहे थे फ्रीडम के लिए, उन लोगों के लिए। दिस नेशन वाइड मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑगस्ट क्रांति। मतलब ये जो नेशन वाइड मूवमेंट चला था, मतलब पूरे नेशन में, मतलब पूरे हमारे कंट्री में चला था ना ये वाला मूवमेंट, तो ये मूवमेंट को क्या कहा जाता था? ऑगस्ट क्रांति वो बोला जाता था। ओके, नाउ इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद सेना। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस took phenomenal effort for gaining independence of India। ये अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इफर्ट डाला किस चीज़ में? टू गेन इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, है ना, हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, इफर्ट्स डाले थे। ऑन द on the eastern border of India, thousands of Indians stood in readiness to fight against the British. Yes, इनफैक्ट ईस्टर्न बॉर्डर जो थी हमारी कंट्री की वो टाइम पे, तो थाउजेंड ऑफ इंडियन जो सोल्जर भी नहीं थे, मतलब नॉर्मल पीपल थे, तो वो लोग वहाँ पे खड़े थे, मतलब एकदम रेडी थे कि जैसे उनको कोई इंस्ट्रक्ट दे और वैसे वो क्या करे, ब्रिटिश अगेंस्ट में फाइट स्टार्ट कर दे। All of these soldier, obviously they were soldier, वो soldiers थे, and all these soldier belong to आज़ाद हिंद सेना। और ये जो सारे soldiers थे जो कहाँ पे खड़े थे, ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर खड़े हुए थे, और किसका वेट कर रहे थे? एक ऑर्डर का वेट कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट रेडी कर रहे थे ना कि उनको एक ऑर्डर मिले और वो शूट मतलब फाइटिंग करना स्टार्ट कर दे। तो वो जो सारे जो सोल्जर्स थे वो कौन सी सेना से बिलोंग करते थे? आज़ाद हिंद सेना से बिलोंग करते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र जो थे वो उनके लीडर थे। Subhash Chandra Bose was an important leader of Indian National Congress. He raised the position of president of Congress twice. Yes, अब सुभाष चंद्र बोस जो थे, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। यहाँ पर तो थे वो आज़ाद हिंद सेना में भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन प्लस वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी हमारी कंट्री की, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे। ओके, और उनकी जो पोजीशन थी प्रेसिडेंट की जो पोजीशन थी उनकी, तो उनको 2 टाइम मिली थी। ओके, मीन्स ही ग्रैस द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, उनको 2 बार मतलब ये पोजीशन ग्रैस करने का चांस मिला था प्रेसिडेंटशिप का। एज पर दिस हिज ओपिनियन, वाइल इंग्लैंड वाज engaged in Second World War, the Indians should take advantage of it and
टेक द मूवमेंट मोर इंटेंस। यस, अब उनके उनके अकॉर्डिंग क्या था, मतलब वो क्या बता रहे थे उनके ओपिनियन के थ्रू कि इंग्लैंड जो थी वो टाइम पर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंगेज थी, है ना। तो इसके लिए वो क्या चाहते थे, मतलब हम लोग ये सिचुएशन का ज़्यादा एडवांटेज उठाए, है ना, और ये मूवमेंट को और ज़्यादा अच्छे से कर और ज़्यादा अच्छे से करें। If necessary, India should seek the help of enemies of England. हाँ, इनफैक्ट अगर हम लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़े देन वो लोग क्या करेंगे, वो जो इंग्लैंड कंट्री के जो एनिमीज़ है तो उन लोगों से वो हेल्प लेंगे। But there arose difference of opinion between him and other senior leaders of Congress. Yes, लेकिन जो उनके पार्टी में जो सीनियर लीडर्स थे, अदर जो सीनियर लीडर्स थे उनके और इनके ओपिनियन में क्या हो गई थी, डिफरेंसेस आ गए थे। ओके, एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब इसकी वजह से उनकी बात नहीं मानी जा रही थी, उनके अगेंस्ट में जो उनके सीनियर लीडर्स थे वो उनके ओपिनियन से सेटिस्फाई नहीं थे, है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, उनकी पोजीशन से, उनकी जो पोजीशन थी प्रेसिडेंट की, उससे उन्होंने रिजाइन रख दिया था। टू प्लेस हिज व्यू इन फ्रंट ऑफ द पीपल ही फाउंडेड अ पार्टी नोन एज फॉरवर्ड ब्लॉक। अब उनके व्यू को आगे लाने के लिए, उनके जो व्यू थे, क्या मतलब जैसे अभी ये जो इंग्लैंड है वो कहीं और बिजी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिजी है, तो हम लोगों को भी अच्छे से अटैक करना चाहिए उनके ऊपर, अच्छे से ये मूवमेंट को लेकर जाना चाहिए, है ना। और अगर हम लोग को सब हेल्प की ज़रूरत रही तो हम इंग्लैंड की जो एनिमीज़ हैं उनसे हेल्प ले लेंगे। लेकिन इससे जो उनके मेंबर्स हैं उनके पार्टी के वो सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब उनको ये गलत लग रहा था। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, ये उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे उसको आगे लाने के लिए उन्होंने एक पार्टी फॉर्म की एंड द नेम ऑफ दैट पार्टी वाज फॉरवर्ड ब्लॉक। ओके, through his speeches, Netaji appealed to the Indian to revolt against the British rule. अब इनकी उनकी स्पीचेस के थ्रू वो क्या बताते थे, वो किस चीज़ की अपील करते थे कि इंडियंस जो है, मतलब जो हम जो लोग हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिवॉल्ट करना चाहिए, है ना। रिवॉल्ट मीन फाइट करना चाहिए, किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। Due to it, the government imprisoned him. Subhash Chandra Bose went on fast unto death in the prison, due to which the British government interned him in his residence. Yes, तो अब देखो क्या हुआ था, ड्यू टू इट द गवर्नमेंट इम्प्रीजन्स हिम। अब ये जैसे अपील करने लगे थे स्पीचेस के थ्रू सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो जो गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उनको क्या कर लिया था, पकड़ लिया था, उनको इम्प्रिजन कर लिया था, कैदी बना लिया था। ओके, और उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन फास्ट अनटू दैट, और जल्दी ही मतलब जल्दी से उनको क्या दी गई थी, सजा दे दी गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब उनको सजा मतलब उनको जो उनको जो पकड़ लिया गया था, तो कैसे पकड़ा गया था, जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, तो वो कहाँ इंटर हो रहे थे, गवर्नमेंट रेसिडेंट में इंटर्न हो रहे थे। ओके, तो जब उनको पकड़ लिया गया था और उसकी वजह से उनको क्या दी गई थी, सजा दी गई थी। From there, he escaped in disguise in April 91. Sorry, in April 1941, he reached Germany. There he founded the Free India Center. Yes. अब देखो उनको तो पकड़ लिया था, उनको प्रिजन कैदी बना दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से स्केप हो गए, वहाँ से भाग गए। और भागने के बाद वो क्या किया उन्होंने, अप्रैल में 1941 में वो जर्मनी चले गए। और वहाँ पर जाके उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने क्या फाउंड किया, फ्री इंडिया सेंटर उन्होंने वहाँ पे जाके स्टार्ट किया। ओके, from the Berlin radio station in Germany, he appealed to the Indian people to join in an armed struggle. Yes, अब वो वहाँ पे जो रेडियो चलता था, बेरलाइन रेडियो, तो वो रेडियो स्टेशन पे जाके वो क्या करते थे, जो जर्मनी में जो इंडियन पीपल रहते थे, तो उनसे अपील करते थे कि वो क्या करें, उनका जो आर्म स्ट्रगल है जो उन्होंने स्टार्ट किया है वो उसको ज्वाइन करें। ड्यूरिंग दिस पीरियड, राज बिहारी बोस इन्वाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू जापान। अब ये जब सुभाष चंद्र बोस ये सारा काम कर रहे थे जर्मनी में, तो वही टाइम पे उनको क्या मैसेज आया, जो राज बिहारी बोस है उन्होंने उनको कहाँ इन्वाइट किया, जापान में इन्वाइट किया था। ओके, अभी भी देखो ऐसे बहुत सारे हमारी कंट्री के पीपल्स है जो अलग अलग कंट्रीज में सेट मतलब शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, तो वो टाइम पर भी ऐसे हुआ था। Now next one is formation of Indian National Army. Okay, राज बिहारी बोस वॉज स्टेइंग इन जापान सिंस 1915। यस, अब ये जो राज बिहारी बोस है वो 1915 से कहाँ पे रहते थे, जापान में रहते थे। ही हैड ऑर्गेनाइज द इंडियन पैट्रियोट्स लिविंग इन कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। यस, अब देखो उन्होंने क्या बनाया था, एक मतलब इंडियन के जो पैट्रियोट्स थे जो वहाँ पे रहते थे साउथ ईस्ट कंट्री में, तो उनको लेके उन्होंने क्या एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया था जिसका नेम दिया था उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस
leak. Okay. In the early part of 1942, Japan conquered the territories in the Southeast Asia which were controlled by the British. Yes, फिर 1942 में क्या हुआ था? जो जापान था, जापान जो कंट्री थी, उन्होंने क्या कॉन्कर किया था? साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्री थी उसको कॉन्कर कर दिया था, और वो किसके अंडर में चली गई थी? कंट्रोल उसके ऊपर किसका था? ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था. Thousands of Indian soldiers and officers in British Army there fell into the hand of Japan. अब वो जो आर्मी में जो इंडियन पीपल्स थे, तो वो भी किसके हाथ में चले गए थे? जापान के हैंड में चले गए थे. मतलब जापान की आर्मी थी ना वहाँ पे, तो जो ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, तो वो भी जापान चले गए थे. ओके, मतलब जापान के अंदर चले गए थे. मतलब इंडियन सोल्जर्स भी, और जो ब्रिटिश और जो ऑफिसर्स थे, मतलब ब्रिटिश आर्मी में जो ऑफिसर्स थे और जो इंडियन सोल्जर्स थे, तो वो कहाँ चले गए थे? किसके हैंड हो गए थे? वो जापान के हैंड हो गए थे. ओके. क्यों? क्योंकि 1942 में जापान ने क्या किया था? कॉन्कर किया था. कौन सा एरिया कॉन्कर किया था उन्होंने? कौन सा टेरिटरी कॉन्कर किया था? साउथ ईस्ट एशिया का एरिया जो है वो कॉन्कर कर लिया था, जो कि किसके अंडर में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में था. ओके. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में वो एरिया था, उसको उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, है ना. तो जब उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, वो भी किसकी हो गई है अब? जापान की हो गई है. तो वैसे ही जो वहाँ पे जो सोल्जर्स थे और जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, तो वो भी सब किसके पास चले गए थे? किसके हैंड ओवर हो गए थे वो? मतलब जापान के हैंड ओवर हो गए, मतलब हैंड चले गए थे उनके हाथ में. राज बिहारी बोस विद द हेल्प ऑफ कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म a battalion to this Indian prisoner of war. He was named as Indian National Army, Azad Hind Sena. यस, अब राज बिहारी बोस ने क्या किया? उन्होंने हेल्प ली, जो कैप्टन मोहन थे उनसे उन्होंने हेल्प ली. किस चीज़ की? फॉर्म अ बैटलोन ऑफ दिस इंडियन प्रिजनर. मतलब जो कैदी थे वो टाइम पे, जो कैदी थे, तो उन लोगों के साथ में, उन लोगों को लेकर उन्होंने एक बैटलियन फॉर्म की थी वॉर करने के लिए. ओके. और उसे नेम दिया गया था इंडियन नेशनल आर्मी. ओके. और आज़ाद हिंद सेना भी उसे बोला जाता था. सो लेटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेड द इंडियन नेशनल आर्मी. यस. फिर बाद में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, तो ही लेड द इंडियन नेशनल आर्मी. ओके. ओके. सो ऑन इन अक्टूबर 1943 नेताजी established आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन सिंगापुर. यस, अब 1943 में सुभाष चंद्र बोस, सॉरी, नेताजी, हाँ, नेताजी इन्होंने क्या किया? जो ये आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो था वो उन्होंने स्टैब्लिश किया था सिंगापुर में. शाह नवाज खान, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, गुरुबुक सिंह धिल्लोन, प्रेम कुमार सहगल एक्सेट्रा वेयर ही चीफ एसोसिएट. ये सब इन्होंने जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट जो फॉर्म किया था सिंगापुर में, तो उसमें ये जो सारे मेंबर्स हैं, शाहनवाज खान, जगत सिंह भोसले और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या थे? उनके चीफ एसोसिएट्स थे. ओके. कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन वॉज द कमांडर